नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंकने में जुटे हैं। कहीं हैट्रिक की बातें हैं तो कहीं 70 पार का नारा दिया जा रहा है। कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी लगातार जारी है। चर्चा हम करने वाले हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तैयारियों के साथ जीत की दावेदारी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी हैट्रिक का दम भर रही है। योजनाओं और घोषणाओं पर काम किया जा रहा है तो सीएम नायब सैनी विपक्ष पर भी लगातार हमलावर हैं। कि 2024 के जो अक्टूबर का ये चुनाव आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस हर विधानसभा के ऊपर कमजोर है। हुड्डा साहब कभी तो जिसको गाली देते हैं उसको जप्फी पानी शुरू कर देते हैं कि कुछ मेरा माहौल बन जाए, परंतु माहौल नहीं बनेगा अब विधानसभा में। ये कहीं पर भी ना तो हुड्डा विश्वास के साथ कह सकता है कि ये मैं सीट जीतूंगा, खुद हुड्डा भी अपनी सीट हारेगा। पूर्व डिप्टी सीएम का बयान आया कि 90 दिनों में जो रह गए हैं उसमें जनसभाएं कर रहे हैं और भाजपा की पोल खोलने का काम करेंगे। पोल तो उन्होंने लोकसभा में भी खोली है, उनके पल्ले कुछ नहीं है, झूठ है उनके पल्ले। उधर गुटबाजी और आपसी बयानबाजी से दो चार हो रही कांग्रेस 70 पार के नारे के साथ मैदान में है। 5 सीटों पर लोकसभा में जीत को कांग्रेस आधी जीत मानते हुए हरियाणा में सरकार बनाने का लक्ष्य साकार करने में जुटी है। ऐसे में कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर रोडमैप बनाने के लिए बैठकों का सिलसिला जारी है। विधायक बनावेंगे तो एक काम कर लो, एक काम मेरे कहने से कर लो तुम, एक मैं थारे कहने से कर लूंगा। मेरे कहने से तो भाई दोनों विधायक बना दो तुम दादरी से, ठीक है ना। और थारे कहने से मैं क्या करूंगा, मैं कांग्रेस की थारी सरकार बना दूंगा। मंजूर है। उधर विधानसभा चुनाव में संजीवनी की तलाश में इनेलो की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस विरोधी दलों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें प्रमुख तौर पर इनेलो बीएसपी के फिर से गठबंधन होने की चर्चाएं तेज हैं। तो वहीं विधायकों के बागी तेवर झेल रही जेजेपी कहीं कार्यकारिणी बनाने की कोशिश में है तो अपने 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की कवायद में भी जुटी हुई है। लिहाजा देखना यह है कि कौन सा दल किन मुद्दों और किस रणनीति के साथ विधानसभा का रण फतेह कर पाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हम बात करने वाले हैं। वंदना पोपले हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गई हैं। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, विवेक चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी और नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत पोपली जी आपसे। लोकसभा में 0 से 5 पर आई कांग्रेस पार्टी, अब 70 पार का दावा कर रही है। आप लोगों के पास क्या तोड़ है 70 पार के इस नारे का? देखिए ज्योति, आपका आवाज आ जी बिल्कुल। एक थोड़ा सा एक और है, उसको चेक कराइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, जहां तक आप तोड़ की बात कर रहे हैं तो तोड़ तो हमारी जो हरियाणा की जनता है निकाल देती है, साथ के साथ मरोड़ भी निकाल देती है। तो आज जो कांग्रेस में जो घमंड दिखाई दे रहा है उसकी तोड़ और मरोड़ दोनों निकालने का काम करेगी। लेकिन जब आज विषय पे बात हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है, तो मैं मानती हूँ कि हर एक विषय पे बात होनी चाहिए। हरियाणा की जनता किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती कि वो समय फिर आ जाए जब हम जो लोग हैं वो दोबारा लाइनों में लगना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि नेताओं के चक्कर काटे, वो नहीं चाहते कि छुटभैया जो नेता हुआ करते थे उनके आगे हाथ जोड़ा जाए। वो समय दोबारा से नहीं चाहते हैं, वो इस चीज के लिए तैयार हैं। चाहे ये कितना भी शोर मचा ले कांग्रेस वाले, चाहे कितना भी कुछ कह लें, चाहे अंतिम चुनाव कह लें हुड्डा जी, चाहे रुक्के मारने की नौबत आ जाए, पंडित जी जाओगे तो नहीं कहीं, तो इस तरह के रुक्के मार लें या कुछ भी कह लें, तमाम तरह की घोषणाएं कर लें, लेकिन इतना समझना चाहिए जरूर कि जो हरियाणा की जनता है वो समझदार है, वो देख पा रही है कि आज क्या स्थिति है कांग्रेस की। मैं यहाँ आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, आज मेरे उनसे बहुत सारे प्रश्न है। कृपया करके अगर वो एक भी प्रश्न का जवाब दे पाए तो मैं मान लूंगी कि सच में वो जनता के हित की बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या मैं उस चीज को छोड़ देती हूँ कि हरियाणा में आपका क्या कार्यकाल रहा था, मैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहूंगी। मैं जिक्र करना चाहूंगी उन सरकारों का जहां पर आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर क्या स्थिति है वो बता दें। जो 8500 की बात करी थी आपने, तो क्या आपने उन सरकारों में देना शुरू कर दिया?
अगर आप केंद्र की सरकार आई तभी 8500 देंगे तो हरियाणा में तो सरकार आप किस मुंह से मांगने जाएंगे वोट, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, तो क्या उसका जवाब यहाँ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वहां वो देंगे? देखिए, कार्यों की भी बात होगी, विचारधारा की भी बात होगी। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है तो यानी कि वो एक तरह से अपने आप से मान चुके हैं कि वो हिंदू तो है ही नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू कैसा बहुत बड़ा मुद्दा है, अपने बारे में कहा कैसा मुद्दा है जिस पर अगर बात हो तो उसी पर बात होनी चाहिए फिर, क्योंकि इसमें कांग्रेस का अपना पक्ष है। उसमें राहुल गांधी की ओर से ये भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी ही हिंदू नहीं है या बीजेपी आरएसएस ही हिंदू नहीं है। बहुत बड़ी डिबेट अपने आप में, बहुत बड़ी बहस ही हो सकती है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का अपना पक्ष है। हम जब हरियाणा की बात करते हैं कि कांग्रेस कह रही 70 पार, कांग्रेस का ग्राउंड ये है, बुनियाद ये है कि हमने 0 से हम 5 पर आ गए हैं, बीजेपी वाले आ गए हैं 10 से 5 पर, यानी आधा नुकसान सीधे सीधे बीजेपी का, कांग्रेस का 5 गुना फायदा। इसके आधार पर कह रहे हैं कि 70 पार हम करने वाले हैं। ये सवाल देखिए, जो बाई चांस या तुक्के मार के ये टॉप पर समझ रहे कि हम ये जिस डायरेक्शन में है, जिस स्टेज पर है इस समय, वहां से सीढ़ियां सिर्फ नीचे जाती हैं और हम जहां पर आए वहां से सीढ़ियां ऊपर जाती है। इसी तरह से ये नाहर जी की जो कार्यशैली है उसको देखकर भी कहीं ना कहीं परेशान है। अब आप कह रहे हैं कि जो हिंदू हिंसक वाला बयान है उससे एक बड़ी डिबेट हो सकती है, बिल्कुल बड़ी डिबेट हो सकती है ज्योति, लेकिन विचारधारा का भी तो पता चलना चाहिए ना। मणिपुर में आज राहुल गांधी जा रहे हैं, संदेश खाली में नहीं जाते, यानी कि जहां पर कांग्रेस या उनके अलाइड पार्टीज की गवर्नमेंट होगी वहां पर कुछ भी होता रहे, कोई नहीं जाएगा ना। तो क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है हरियाणा के लोगों के सामने कि अगर वो कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस की सरकार जो कि बनने तो नहीं वाली है, लेकिन उस समय क्या स्थिति होगी? ये सिर्फ उन गवर्नमेंट की बात करेंगे जहां पर इनकी अपनी सरकार नहीं है, जहां पर इनकी अपनी सरकार है वहां पर ये देखने भी नहीं जाएंगे क्या हुआ। यूपी पहुंच जाएंगे जब इनकी राजस्थान में सरकार थी, वहां नहीं जाते हैं। महुआ मोइत्रा इस तरह की एक स्टेटमेंट देती है, महिलाओं के खिलाफ स्टेटमेंट देती है, तब राहुल गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकलता, कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से नहीं निकलता। तो मैं ज्योति कहूंगी कि सिर्फ विकास के मुद्दे के लिए मैंने सबसे पहले आपको बोल दिया कि किस प्रकार से जनता जो है नेताओं के आगे चक्कर काटा करती थी कांग्रेस के समय में। आज वो समय नहीं है, आज उनको किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विचारधारा क्या है, जिस विचारधारा को लेकर लड़ रही है कांग्रेस, वो विचारधारा दिखाई देती है कि सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, जनता के बारे में नहीं सोचना, किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ज्योति, जो तीसरा इश्यू मैं यहाँ पर उठाना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस में सिर्फ टोबल चल रही है, शैलजा जी कुछ और बयान देती है, हुड्डा जी कुछ और कहते हैं और उसका जवाब जो है मीडिया में एक दूसरे को दिया जाता है। शैलजा जी कुछ कह रही है, हुड्डा जी कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूँ ऐसे कह लो, उदय भान जी उनको मीडिया में जवाब देते हैं। तो जिनकी आपस में नेताओं की नहीं बनती, वो बैठकर जनता के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे, वो कहीं से दूर दूर नहीं दिखाई देता। तो मेरे 3 प्रश्न हैं बजरंग दास गर्ग जी से, कृपया करके इन 3 प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। आप अपना पिटारा जरूर खोलिएगा, आपकी मर्जी है, जितनी देर आप चाहे उसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मेरे इन 3 प्रश्नों के जवाब के बाद। बजरंग जी, हालांकि मैं हरियाणा पर ही फोकस करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं हरियाणा की डिबेट लेकर बैठी हूँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रही हूँ। ठीक है, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर पोपली जी आपकी पार्टी को घेर रही है गर्ग साहब, ये जनता के सामने, हरियाणा के लोगों के सामने, हरियाणा वासियों के सामने आप लोगों की विचारधारा के साथ ही मेरा सवाल ये भी कि बीजेपी या हरियाणा सरकार दरअसल हम कह ले, जिस तरह से नई नई घोषणाएं भी कर रही है, योजनाओं को नई रफ्तार भी दे रही है, हैट्रिक का दावा कर रही है, तो क्या वाकई आप लोग जितना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं उतना अंदर से हैं, जीत पाएंगे इसे लेकर? देखिए ज्योति जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। हमें पूरा विश्वास है और जहां तक कि कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता, हर नेता जनता के बीच जा रहा है, घर घर संपर्क कर रहा है और बड़ी मजबूती से आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा में खड़ी है। हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे जिलों के अंदर हो रहे हैं और जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो है उसके अपार भीड़ आप दे सकते हो। आपके चैनल ने भी दिखाया, सब चैनल दिखा भी रहे हैं और यहां तक कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम जनसभा करने जा रहे हैं। 90 के 90 क्षेत्र में जनसभा होगी। तो आज जहां आपने सवाल किया भी आप मजबूत हो, आत्मविश्वास है नहीं है, मैं कहता हूं आज अपने आप में
आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से बेहद दुखी है और मुक्ति चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज क्या मुद्दे, एक मुद्दा है, माने को मुद्दा प्रॉपर्टी आईडी, 2 साल से जनता लाइन में लगी हुई है। परिवार पहचान पत्र, कोई भी सरकारी ऐसा एक महकमा बता दे जहां पर बिना रिश्वत लिए सरकारी विभाग में काम होता, एक भी ऐसा महकमा खुलेआम, कि मार्केटिंग बोर्ड हो, आबकारी कराधान विभाग हो, तहसील हो, चाहे फूड सप्लाई विभाग हो, खुलेआम मतलब पैसा का स्थिति ऐसे है। और यहां तक कि आज हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा आज एक है, जान माल की सुरक्षा। खुलेआम अपराधी दुकानों पे फायरिंग करके रोटी में ले रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। यहाँ तक कि 5 दिन के अंदर अंदर 5-6 दिन के अंदर थानों में गुड़गामा में व्यापारी कत्ल कर दिया, फरीदाबाद में कर दिया, फतेहाबाद में कर दिया, करनाल जिले के अंदर एक पुलिस अधिकारी संजीव कुमार जो एएसआई था उसका कत्ल कर दिया। इस सरकार में व्यापारी छोड़िए, उद्योगपति छोड़िए, आम जनता ही नहीं, पुलिस के अधिकारी जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। खुलेआम हिसार के अंदर महिंद्रा शोरूम के ऊपर 40 राउंड फायरिंग करके, ठीक है, आप लोग कानून व्यवस्था को एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठा रहे हैं आजकल। भूपेंद्र हुड्डा ही बार बार कह रहे हैं हम 2005 में आए तब भी हालात कुछ ऐसे ही थे, लेकिन हमने अपराधियों को कहा या तो अपराध छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। हमने सुधार किया और हम सत्ता में आकर इस बार भी सुधार करेंगे। बार बार ये दावा उनकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन जो विचारधारा वाली बात है, हिंदुत्व वाली बात कर रही है, पोपली जी हिंदू वाली बात कर रहे हैं कि यहाँ सीधे सीधे लोग इस बात को समझ रहे हैं और इनका कहने का भाव ये है कि नुकसान आप लोगों को होगा, सरकार में आप नहीं आएंगे। इसका आप उत्तर दीजिए। बिल्कुल नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। हम हिंदुस्तान वाले हिंदू हैं, हम ये आरएसएस बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं जो हिंदू का ठेका उठाते हैं। आप भी ज्योति जी हिंदू है, मेरी छोटी बहन वंदना पोपली भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, और साथी डिबेट में वो भी हिंदू। ठेका ना उठाए, ये ठेका ना उठाए कि हम हिंदू हैं। ये जनता को गुमराह करने की इनकी एक साजिश होती है, भाई को भाई से लड़ाने का इनकी एक पॉलिसी होती है, हिंदू मुसलमान करने की। मैं पूछता हूँ, इससे चुप करा, बड़ी तकलीफ होती है, इसकी बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। जो बीमारी है, तकलीफ बहुत होती है। मैं बोलता हूँ ना, जब मैं बोलता हूँ ना बड़ी तकलीफ होती है। झूठ बोलते हैं जब, झूठ बोलते हैं जब, झूठ बोलते हैं जब। मेरी छोटी, अरे सुन लो ठेकेदारों, सुन लो ठेकेदारों, सुन लो, मारसे बड़ा हिंदू नहीं, मारसे बड़ा प्रॉपर्टी जी को बुला लो, बड़ी तकलीफ है, आदत खराब है। मैं कहता हूँ एक पत्थर मारते थे प्रॉपर्टी डीलर को, लगता था भीड़ में। पोपली जी, काम था आपका। पोपली जी चलिए आप फटाफट अपनी बात पूरी कीजिए। बजरंग जी आप काफी टाइम ले चुके हैं। ज्योति जी क्या बोल रहे, इनकी आदत खराब है। कोई नहीं, अब तो ये नहीं बोल रहे, अब तो बोलिए आप। ने बीच में बोलना ही बोलना, अब नहीं बोल रहे हैं ना, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ। जहाँ आपने हिंदू बोला क्या बहन जी, आपके सामने हमारी छोटी बहन बार बार टांग अड़ा देती है। मैं एक बात कह दूं, जहाँ हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, किस बात के ठेकेदार बनते हैं? कोई हिंदू, हर एक आदमी अपना धर्म में, हिंदू धर्म में। ठीक है, आप ये कह रहे हैं केवल ये ठेकेदार नहीं है, इस बिंदु पर इतनी बहस काफी है। आपसे कुछ पूछा, इन्होंने आपने उत्तर दे दिया। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। अब आप रुकिए बजरंग जी। भगवान रामचंद्र जी के नाम के रोटी सेकते हैं, हिंदुओं के नाम की। चलिए ऐसे डिटेल हो जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था हम हरियाणा पर बात नहीं कर पाएंगे अगर इस मुद्दे को लेकर बैठ गए। पोपली जी आप रुकिए, बजरंग जी आप भी रुकिए। पोपली जी आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है, चलिए पीसीआर की आवाज एक बार ठीक कराएं। बजरंग जी रुकिए, अभी सुधारो, मुझे ऑडियो डाउन करवानी होगी, फिर ये क्या तरीका है? मैं बार बार कह रही हूँ रुकने के लिए।
मैं बार बार निवेदन नहीं करती रहूंगी, डिबेट करने के लिए बैठी हूँ। इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ मैं। रेड्डी साहब, गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, लोकसभा से पहले भी आप लोगों ने प्रयास किया था, अब मायावती से मुलाकात की है, चर्चाएं हैं कि बीजेपी विरोधी, कांग्रेस विरोधी जो भी दल हैं उन्हें एक मंच पर एक साथ लाया जाएगा। हाँ बिल्कुल ज्योति जी, हमारा ये प्रयास 2022 में शुरू हुआ था, जब फतेहाबाद में हम ताऊ देवीलाल जी का सम्मान दिवस मना रहे थे और देश के वरिष्ठ नेताओं को वहां पर एक मंच पर इकट्ठा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक घोषणा की थी कि कांग्रेस और भाजपा से अलग हटके एक थर्ड मोर्चे का गठन किया जाए। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो किन्हीं कारणों से उस टाइम जो नहीं तैयार हो पाया, कांग्रेस से अलग से गठबंधन में करना था, सभी ने थर्ड फ्रंट बनाना था, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो स्वार्थ के हिसाब से अपने कांग्रेस के साथ ही मिलकर, उनके साथ मिलकर के उन्होंने अपना गठबंधन बनाने का काम किया, जिसका कारण ये रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से निकालने में नाकामयाब रहे। लेकिन हमारा प्रयास 2022 से शुरू हुआ और आज वो प्रयास, माफी के साथ मैं शुरुआत में आपको टोक रही हूँ, जब आप कह रहे हैं कि तब भी हम कांग्रेस विरोधी, तब तो आप लोग कांग्रेस के साथ आने को तैयार थे, तब तो आप ये कह रहे थे केवल बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम साथ जाने को तैयार थे। तब तो हुड्डा साहब जब इनकार करते थे तब आप लोग कहते थे हुड्डा ही तो कांग्रेस नहीं है ना। बिल्कुल सही कहा ज्योति जी, हम ऐसा ही कहते थे, क्योंकि जब वो थर्ड फ्रंट तैयार नहीं हुआ और वो सारे दल कांग्रेस के साथ मिल गए तो फिर हमने ये मन बनाया चलो कांग्रेस के साथ ही मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। लेकिन वहां भी हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को वो बात रास नहीं आई, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीट जीतने में कामयाब हुई और वो कांग्रेस ने उनको झोली में डाल करके देने का काम किया। यदि वो अच्छे सच्ची नीयत से गठबंधन करते हरियाणा प्रदेश में, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भी साथ लेकर के चुनाव लड़ते, तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती। ये बिल्कुल सत्य बात थी। लेकिन अभी जो हम गठबंधन कर रहे हैं, 11 तारीख को चंडीगढ़ में भाई अभय सिंह चौटाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और उसमें आगे की पूरी रणनीति का खुलासा किया जाएगा। और आज भी हमारा यही प्रयास है, एक थर्ड फ्रंट हरियाणा के लिए खड़ा किया जाए, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके अन्य सभी समान विचारधारा के लोग उसमें शामिल। तो क्या इसमें जेजेपी भी है, जननायक जनता पार्टी भी इसमें? देखिए, जननायक जनता पार्टी कौन है? जननायक जनता पार्टी के जो नेता है उनको छोड़ करके उनमें जो वर्कर गए हुए हैं वो तो इनेलो के ही वर्कर हैं। अगर ये वो सारे के सारे वर्कर दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जैसे कि आ भी रहे हैं और जो बचे खुचे आना चाहेंगे उनका भी स्वागत है, वो आए, अपने घर वापसी करने का काम करें तो अच्छी बात है, आ सकते हैं, उनका स्वागत होगा। ज्योति जी, अपने समय में एक समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे हिंदुस्तान की सबसे मजबूत पार्टी का खिताब हासिल कर चुकी है। शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसने परसेंटेज के हिसाब से 90 में से 85 सीटें जीतने का काम किया हो, लगभग 95% जीत हासिल, वोट लेने का काम किया हो। दूसरी पार्टियां भी थी, इसमें अकेला लोकदल नहीं, दूसरी पार्टियां भी आप लोगों के साथ थी ना, गठबंधन था, अगुवाई आप लोग कर रहे थे। हाँ, गठबंधन भाजपा के साथ था और किसके साथ? हाँ, चलो अगुवाई हमारी अगुवाई में ली हमने, लगभग 95% सीटें जीतने का काम किया। एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर का खिताब हासिल कर चुकी पार्टी, वो ठीक है कि हमारे पास आज एक विधायक है, लेकिन देखिए सत्ता जाने के बावजूद जब कांग्रेस की सत्ता चली जाती है 2014 में, उसके बाद भी हम मुख्य विपक्षी पार्टी होते हैं हरियाणा प्रदेश के और अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अब हमारा 2019 में ग्राफ काफी डाउन हुआ, वो कोई लोगों में ग्राफ नहीं हमारा गिरा था, लोग हमसे नाराज नहीं हुए थे, हमारी पार्टी में टूट हुई। टूट होने के कारण लोगों ने मन बनाया कि भाई अब इस पार्टी में टूट होगी, पता नहीं भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, पार्टी चलेगी नहीं चलेगी, हो सकता है पार्टी खत्म ही हो जाए, रहेगी ही नहीं। इसलिए लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के परिवार को छोड़ करके किसी ने कांग्रेस का दामन थामा तो किसी ने भाजपा का थामा, किसी ने जेजेपी का दामन थामने का काम किया। अब जिस मजबूती के साथ अभय सिंह चौटाला ने पार्टी को और ज्यादा मजबूती देने का काम किया और पार्टी का संगठन जोगा तो खड़ा ही नहीं रहा बल्कि और उसको मजबूत बनाने का काम किया है, इसलिए अब वो सारे के सारे हमारे साथी वापस आकर के 2024 में अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे और हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट
2024 का लेकर के आएंगे और अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी। हम बिल्कुल पीछे चले गए, लेकिन आज के दिन यदि हरियाणा प्रदेश में कोई पार्टी है तो वो राइजिंग स्टार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। राइजिंग स्टार है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश की, जो बड़ी मजबूती के साथ चलिए देखेंगे राइजिंग स्टार है क्या है क्या नहीं दूसरी है। बात ज्योति जी, ये देखिए कांग्रेस, हाँ कांग्रेस पार्टी की आप बात ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी में जैसे अभी वंदना जी ने तो बताने का काम ही किया, इसके आगे और मैं थोड़ा ये जोड़ता हूं। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने धिंगड़ा आयोग की वैधता को कायम करने का काम किया है, उसके क्या परिणाम है। और इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय सत्र के अशोक वानखेड़े की वीडियो भी एक बड़ी वायरल हो रही है कि अभी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब खुद इन्हीं के नेता ये बात कहने लगे हुए हैं तो फिर किस आधार पर ये कहते हैं कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके विधानसभा की सरकार बनाने का काम करेंगे, जब इनके राष्ट्रीय सदर के लीडर भी इस तरह की बातें कहने लगे हुए हैं। और अगली बात, हरियाणा कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन खाली होती जा रही है, इलेक्शन आने तक और कुछ साथी इसको खाली करने का काम करेंगे और साथी खाली नहीं उनसे करवाया जा रहा है, उनको खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो इनका बुरा हाल होने वाला है। 2024 अक्टूबर का जो चुनाव है वो इंडियन नेशनल लोकदल चलिए मैं जेजेपी को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। होगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार। हालांकि इनेलो और जेजेपी तो कम से कम कांग्रेस के लिए ना कहें कि कांग्रेस खाली होती जा रही। बीजेपी का ये समझ में आता है, कांग्रेस वाले बीजेपी को कहीं ये भी समझ में आता है। इन दोनों में तो चल रहा है, प्रमुख तौर पर जो दल बदल चल रहा है दोनों प्रमुख दलों में चल रहा है। ऐसा नहीं कि इनके नेता छोड़कर इनेलो में आ गया, जेजेपी में आ गए। विवेक जी, बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, 70 पार का दावा कर रही है, अभय प्रयास कर रही है तीसरे मोर्चे का। कहीं आप लोग अलग थलग या कमजोर तो नहीं पड़ गए हरियाणा की राजनीति में? नहीं ज्योति जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भी जिलावार बैठकें जारी हैं और पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, आज गुड़गांव, रोहतक, सभी जिलों में तकरीबन बैठकें हमारे सीनियर लीडर्स कर चुके हैं। पर मैं बीजेपी को भी सुन रहा था, कांग्रेस को भी सुन रहा था। वंदना पोपली जी ने बहुत बढ़िया एक बात कही कि प्रॉपर्टी डीलर थे, लैंड माफिया थे, ये थे, वो थे। वंदना जी फिर 9.5 साल पहले जब चुनाव में आप आए थे, उस टाइम पे भी यही आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आपने लगाए थे, पर 9.5 साल में कार्रवाई क्या कर पाए? बारी बारी आपके नेताओं ने बयान दिया कि जल्दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, गए तो नहीं। वो बारी बारी मोदी जी के पास चाय पी आते हैं या आपके सीनियर लीडर्स के पास चाय पी आते हैं। ये क्या आप सरकार को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं? आप नहीं कह रहे हैं कि हुड्डा साहब अगर गलत होते तो उनको सजा तो मिलती, क्योंकि कानून तो अपना काम कर रहा है। आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? उकसाने नहीं कर रहा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जो रट इन्होंने 2014 में लगाई थी कि हाँ इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, फिर बारी बारी बीजेपी को वो सपोर्ट कर देते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, फिर वो ठीक हो जाते हैं। आज यहाँ बैठ के ये बात कह रहे हैं, तो मोदी जी के पास जाके या खट्टर जी के पास जाके जब भूपेंद्र हुड्डा जी बैठ जाते हैं तब वो ठीक हो जाते हैं। आज क्यों जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है? रियलिटी जो है वो जनता समझ चुकी है और जनता देख भी चुकी है कि किस तरह से करनाल की सीट भूपेंद्र हुड्डा ने गिफ्ट में देने का काम किया, किस तरह से रोहतक की सीट मनोहर लाल खट्टर ने गिफ्ट में देने का काम किया, और किस तरह राज्यसभा सीट भूपेंद्र हुड्डा ने फिर गिफ्ट में देने का काम किया। ये लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है ज्योति। आज बातें तो की जा रही हैं, आपने भी कहा कि बहुत अच्छे से बीजेपी शुरुआत कर रही है और प्रचार कर रही है, घोषणाओं पे घोषणाएं कर रही है। घोषणा मुख्यमंत्री तो है ही है, ये यू टर्न मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। आज अपनी सरकार के किए हुए बातों को ये यू टर्न लेने का काम कर रहे हैं। अगर 5 लाख सरपंचों की किसी ने लिमिट लगाई थी तो किसने लगाई थी? कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने लगाई थी या किसी और ने लगाई थी? तो वो लगाने वाले भी मनोहर लाल खट्टर थे, भाजपा की सरकार थी। आज 21 लाख कर दिए तो भाजपा की सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यू टर्न लेने का काम किया जा रहा है। एनडीसी कौन लेके आया था? आज कांग्रेस लाई थी या कोई और पार्टी लाई थी? बताने का काम करें। आज उससे घूमने का काम भी कर रहे हैं, तो यही कर रहे हैं। आज तो बारी बारी यू टर्न लेने का काम किया जा रहा है ज्योति, और जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो एक चीज है, लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी भजन दास जी ने की और मैं मानता भी हूँ किस तरह आज क्या हालात है।
जो जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो इससे आगे क्या होगा? आज तो देखने की बात यह है, सिर्फ और सिर्फ हम अगर बात करें तो घोषणा पे घोषणा की जा रही है, घोषणा पे घोषणा की जा रही है, पर घोषणा करते करते घोषणा मुख्यमंत्री खुद ही कंफ्यूज है कि पहले क्या की थी और आगे क्या की है। और होना जाना कुछ नहीं, जब तक चुनाव आएंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं हो पाएगी और आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं है। चुनाव में जाएंगे वो घोषणा धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपको उदाहरण चाहिए, मैं पहले भी उदाहरण दे सकता हूँ किस तरह 2018 में भी घोषणाएं की गई थी चुनाव में जाने से पहले और तमाम घोषणाएं अधूरी हैं। अगर पिछले साल की बात करें, मनोहर लाल खट्टर जी ने तकरीबन 1770 घोषणाएं करी, जिसमें से 250 कंप्लीट हुई। आज कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि घोषणा तो कर रहे हैं, चुनाव में लोगों को कोशिश कर रहे हैं किसी तरह लोग इनके पक्ष में आ जाएं, पर होगा कुछ नहीं। आज हम तो एक चीज जानते हैं, जननायक जनता पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, जो कमियां पिछले चुनाव में रही उन कमियों को समझने का काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में जब चुनाव होगा देखिएगा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने का काम पोपली जी आपके पास आ रहे, उससे पहले आम आदमी पार्टी को चर्चा में मैं जोड़ लेती हूँ। नवीन जी, आप लोग भी बैठक कर रहे हैं, आप लोग भी इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कैसे हरियाणा में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा जाए। दूसरी ओर इनेलो ये प्रयास कर रही है, जो कांग्रेस विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं, उनको एक मंच पर लाया जाए, मिलजुल कर गठबंधन कर चुनाव लड़ा जाए। जी ज्योति जी नमस्कार, आपको भी और आपके दर्शकों को भी और सभी पैनलिस्ट साथी को। मेरी आवाज एको कर रही है, इसको एक बार करेक्ट करा देंगे प्लीज। जी अभी फिक्स करा रहे हैं, बोलिए। हाँ ठीक है। देखिए ज्योति जी, आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर, हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी सक्षम है हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। नंबर 2, और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, हम आज जनता के पास जा रहे हैं, जनता के साथ जन संवाद कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, महिलाओं के लिए फ्री किया, महिलाओं को 1000 रुपए दिल्ली में दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम जाके जनता को बता रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव में, मोहल्लों में, वार्डों में जाके बैठकें कर रहे हैं और हम किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे उसके बारे में जनता के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत ही अच्छा उत्साह हमें हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लोग बहुत उत्सुक हैं, लोग बड़ा चाह रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था किसी प्रकार से बन जाए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था किसी प्रकार से बन जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10 साल में सभी विषयों पर जो मूलभूत जरूरतें होती है किसी भी प्रदेश की जनता की, उन सभी मूलभूत जरूरतों की जो एमिनिटीज हैं उनको बर्बाद करने का, उनको नष्ट करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तत्परता के साथ जेजेपी के साथ मिलकर किया है। हरियाणा की जनता उन सभी कामों से वाकिफ है और हरियाणा की जनता अब चाहती है कि बहुत होगी ये भाषणबाजी वाली राजनीति, झूठ वाली राजनीति, एक दूसरे को डिफेम करने वाली राजनीति। लोकसभा में आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ, तो अब विधानसभा में आप, हालांकि आप तो दावा कर रहे हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हम सक्षम हैं, खैर वो अलग बात है, कितने मजबूत हैं कितने नहीं वो हमने पिछले चुनाव में देखा कि अब तक के प्रदर्शन के आधार पर। लोकसभा में आप लोगों ने अच्छा किया कांग्रेस के साथ, तो क्या अब विधानसभा में कांग्रेस को ही कोसने का काम करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर वोट मांगेंगे? मतलब isn't it too early to say something on this? अभी पिछले 10 साल से सत्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल उठाना। मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से उन्होंने आपकी पार्टी के बारे में सवाल उठाना आप ही मान रहे हैं कि क्या करनी? नहीं, आपको ये लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर बात करना? फिर नहीं करते आम आदमी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इस पर बात ना करें, फिर कैसे लड़ रहे हैं कैसे नहीं लड़ रहे बात ना करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है? तो फिर नवीन जी आप फिर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी प्रवक्ता ही हो जाएंगे ना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ा अपनी पार्टी की भी बात कर लीजिए। ज्योति जी, हाँ ज्योति जी, मैंने शुरुआत ही वहां से करी। मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, मैंने ये भी बताया कि हम क्या संदेश लेके जनता के पास जा रहे हैं, मैंने बताया कि हम किस प्रकार से जनता को बता रहे हैं व्हाट इज द मोड ऑफ ऑपरेशन, जो हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं और किस प्रकार से दिल्ली में और पंजाब में जिस प्रकार से विकास कार्य आम आदमी पार्टी ने करे हैं उसी प्रकार से हमने हरियाणा में ये काम करने हैं। सवाल अक्सर सत्ता से पूछे जाते हैं, सत्ता में आज भारतीय जनता पार्टी और आज से नहीं है, पिछले 10 साल से है। और 10 साल में जो बेड़ा गर्क करने का इन्होंने काम करा है, वो बेड़ा गर्क जो इन्होंने किया उसको हम उजागर करेंगे, जन जन के पास जाके करेंगे।
दूसरी बात, अब ये भारतीय जनता पार्टी वालों का पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ बड़ी अनाउंसमेंट चल रही है, 50,000 भर्तियां नई निकाल रहे हैं लोग। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 50 और ये बता रहे हैं हम लोगों को जाना कि 50,000 भर्तियों का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो कि कौन सा ऐसा रिक्रूटमेंट था आज तक के पूरे इतिहास का, और हरियाणा के पूरे इतिहास का पूछ रहा हूँ, जो रिक्रूटमेंट किसी भी सरकार ने 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया हो। तो भारतीय जनता पार्टी अब कौन सा अलादीन का चिराग लेके आई है, कौन सी जादू की छड़ी लेके आई है कि 50,000 की रिक्रूटमेंट ये जाके ये 3 महीनों के अंदर पूरा कर लेंगे। नंबर 2, इन्होंने सरपंचों की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी और वो 21 लाख कर दी। डिमांड 20 की थी, कर दी 21 लाख। गजब। देखिएगा, अगर आज वो इसे सही मानते हैं 21 लाख करना, तो आपने जो सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के लठ मारे, या तो आप तब गलत थे या आप आज गलत हो, या तो आप तब अत्याचार कर रहे थे या आज सरपंचों को झूठ बोलकर अपने झूठे वादों में आप बहलाना और फुसलाना चाहते हो। ये एक षड्यंत्र करना चाहते हो, ना केवल प्रतिनिधियों के साथ बल्कि हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ। परंतु आम आदमी पार्टी तत्परता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जन जन के पास आज हरियाणा प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ग्राउंड पे, हमारी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात करी, ज्योति हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हमने नवीन जिंदल को टक्कर दी, ये जिसको कोयला चोर कह रहे थे उसको टिकट दी थी, उसको हमने कड़ी टक्कर दी। वो बात अलग है, हम चुनाव हार गए। और दूसरी बात, जो 5 सीटें इंडिया गठबंधन में जीती है, उन सभी सीटों पर, जैसे अगर कुरुक्षेत्र की बात करें उसमें कांग्रेस पार्टी का कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है। और अगर जो बाकी 4 सीटें बचती उसमें आम आदमी पार्टी का भी कंट्रीब्यूशन है। अगर हम एक साथ ना लड़ रहे होते तो शायद परिस्थितियां दूसरी होती। तो इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता, ना हम डिनाई करते और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं डिनाई करेंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की कुछ स्टेटमेंट्स पे आना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी 60 मिनट के बिल्कुल, इन्होंने अपने 7 मिनट के पूरे वक्तव्य में केवल और केवल कांग्रेस को कोसा। एक बार तो इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने क्या किया, एक बार इन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्या करेंगे। पूरे के पूरे इनके 7 मिनट के स्टेटमेंट में केवल और केवल दूसरे राजनीतिक दलों को कोसा कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप पिछले 10 साल से सत्ता में हो, हरियाणा की चाबी आपके पास है, आप हरियाणा का कर्जा 5 गुना बढ़ा चुके हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि आपने क्या किया, कौन से मुद्दे आप हरियाणा प्रदेश में लेके जाएंगे, क्योंकि किसी भी मूल मुद्दे के ऊपर आपने हरियाणा की जनता को ठगने से ज्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, मैं उत्तर ले रही हूँ पोपली जी। देखिए, सभी पैनलिस्ट एक बात तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो 9.5 साल से ज्यादा टाइम में नहीं कर पाई सरकार, क्या अब घोषणाएं करके कर लेंगे आप लोग? चुनाव को देखते हुए नई घोषणाएं की जा रही, नए ऐलान किए जा रहे हैं। दूसरा, कानून व्यवस्था को सभी दल मुद्दा बना रहे हैं और विपक्षी दलों का कहना है कि गले की फांस बनने वाला के बीजेपी के खराब कानून व्यवस्था। ज्योति, सबसे पहले आपकी बात का जवाब देती हूँ, बाद में मैं पैनलिस्ट की बातों का जवाब दूंगी। आपने कहा घोषणाओं को लेकर, मुझे लगता है कि ये पूरे 9.5 साल का लगातार प्रोसेस था कि सरकार घोषणा करती है और उसको पूरा करती है, और ये वही प्रोसेस जो है अभी कंटिन्यू भी है। घोषणाएं भी हो रही है और वो पूरी भी हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे रेवाड़ी का एरिया ले लीजिए, क्योंकि मैं रेवाड़ी से आती हूँ, तो बेसिकली मैं वही का बता पाऊंगी कि अगर कोई बिल्डिंग बनी है, सचिवालय बना है, कोई हॉस्पिटल बना है, कोई यूनिवर्सिटी बनी है, तो डिस्कशन कर रहे हैं। एक सेकेंड, सुन लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, और ये पूरे हरियाणा में हुआ है। तो अगर उसका शिलान्यास का पत्थर भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया, तो उसको उद्घाटन भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो घोषणाओं का तो मुझे लगता है ये समझ आ जाना चाहिए कि प्रोसीजर है कि हम क्या करने वाले हैं वो बताते हैं, हमने क्या कर लिया है वो हम बताते हैं। अब मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे लास्ट में उनका ही यहाँ पर सेंटेंस था। उन्होंने जिस तरह की बात की, उन्होंने बड़े सारे यहाँ पर अपने चीजें गिनवा दी। उन्होंने कहा कि हम 90 की 90 पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तैयारी ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में एक ही इनका चेहरा था, एक ही व्यक्ति था, उसको आगे किया और वो हार गए। तो अब 90 कैंडिडेट ढूंढना भी इनके लिए, चलिए थोड़ा मुश्किल काम होगा, कोई बात नहीं, ढूंढ लीजिए। अब मुद्दों की यहाँ पर बात कर रहे थे, दिल्ली का, पंजाब का, बहुत सारी चीजें गिना रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि दिल्ली में आतिशी सुबह बैठती हैं कि देखिए पानी नहीं है और अनशन पर बैठ जाती है, हरियाणा को कोसती हैं,
और दोपहर के बाद बारिश हो जाती है और शाम को दोबारा जंक्शन पे बैठे, देखिए बाढ़ आ गई, हरियाणा की वजह से आ गई। वो आम आदमी पार्टी जो दिन रात हरियाणा को कोसती रहती है और उसके बाद वो कहते हैं कि हम हरियाणा में सत्ता में आ जाएंगे, तो मुझे लगता है इनको भी सोचना चाहिए कि कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और इनके प्रवक्ता कभी भी हरियाणा के लिए खड़े नहीं होते, ये सब दिल्ली और पंजाब गिनते रहते हैं, तो इनके लिए सब वही जगह मायने रखती है जहां पर उनकी सरकार है, हरियाणा के हितों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अभी आपने इनसे एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, आपने गठबंधन की बात की, तो आज के दिन की बात है, जो कांग्रेस पार्टी है, उनके जो 3 कैंडिडेट हैं, जिसमें कन्हैया कुमार, उदित राज और जेपी अग्रवाल, जो तीनों लड़े थे दिल्ली से, उन्होंने पूरा का पूरा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगा दिया कि हम उनकी वजह से हारे हैं। तो इनका इंडी गठबंधन जिसका ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो किस स्थिति में वो बार बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो जेजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बड़ी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि आपने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आप उकता रहे हैं क्या। देखिए, हुडा जी का जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, वो तारीख भी भुगत रहे हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी में अटैच हो रही है। अब उकसाने की जहां तक बात है, तो उकसाया तो उन्होंने हुडा जी को ही था राज्यसभा के लिए, और चलिए आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हुडा जी भी सयाने निकले, बोले अपने तो गिन लो, बोले तुम्हारे पूरे हैं या नहीं वो बता दो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो कम से कम अपनी पार्टी को देख लें। और यू टर्न की बात यहाँ पर ये कर रहे थे। अभी जो आपने प्रश्न पूछा सरपंचों का, तो भाई साहब 20 भी हमने ही दिए थे, वो पहले कांग्रेस के दिए हुए नहीं थे। वो ओम प्रकाश धनखड़ जी जब पंचायत मंत्री थे तब उन्होंने 20 दिए थे, और उसके बाद लगा कि 5 पर जाना चाहिए, तो उसमें भी मुश्किलें आई, तो हम वापस 20 को बढ़ाकर हमने 21 कर दिया। तो यू टर्न लेने की बात नहीं होती, यहाँ पर बात होती है कि जनता के लिए क्या चीज बेहतर है, हम उस डायरेक्शन में जाते हैं। अगर लगता है कि कहीं पर चीजें नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर ये बेहतर था तो सरपंचों पर चंडीगढ़ में लाठीचार्ज क्यों किया गया, क्या तब वो बेहतर था? ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस भी पूछ रही है, तमाम दूसरे दल भी सवाल उठा रहे हैं। और अब ही इस बात की जानकारी मिली क्या ये बेहतर के, क्या चुनाव को देखते हुए नहीं कहा जाएगा, या फिर जो बैकफुट शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस सरकार बैकफुट पर आ रही है? नहीं, ऐसा बैकफुट वाली बात नहीं है ज्योति। मुझे याद है 2009 के आसपास की बात है, जब वोल्वो बसेस चली थी, और उस समय जितने उन्होंने क्या कहा कि प्राइवेट हाथ में जाएंगे, और जितने भी परिवहन के कर्मचारी है वो चंडीगढ़ पहुंच गए थे। और जो लट बरसाने की बात करते हैं, मुझे लगता है ये तो हर एक सरकार में अगर कोई भी कानून व्यवस्था को क्रॉस करेगा, तो ये हर एक सरकार में कानून व्यवस्था का देखना उनका काम है। तो उनको उनके साथ ये स्थिति खराब होने के बाद भी उन्होंने वोल्वो जो है बाद में रोडवेज में देनी पड़ी थी। तो कई बार क्या होता है कि डिसीजन जो है वो देख कर लिए जाते हैं। तो 20 भी हम नहीं दिए थे, 20 ऐसा नहीं कि पहले से थे, इनसे पूछ लीजिए पहले सरपंचों के पास कितना अधिकार था, उसका जवाब दे दीजिए। 20 भी बढ़ाने का हमने काम किया था, सरपंच खुश है, आपको क्यों तकलीफ है, तो होती रहे, इस बार फर्क नहीं था। और एक और विषय मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि सारे विवेक चौधरी जी कह रहे थे कि सारी घोषणाएं धरी रह जाएंगी, और 2018 की बात कर रहे थे, 2019 में आप भी आ गए थे ना सरकार में, और आपकी अपनी घोषणाएं क्या थी उसका भी जवाब दे दीजिए। कम से कम उसका जवाब तो देना बनता ही है आपको कि आपने क्या क्या घोषणाएं की थी और क्या किया। सरकार में आप भी साथ में थे, तो आपने क्या क्या किया जनता के लिए उसका भी जवाब दे दीजिएगा। हाँ। व्यक्तिगत तौर पर आपके खासकर जो डिपार्टमेंट्स है, तो क्योंकि मैं यहाँ पर कोई आरोप नहीं लगा रही, सिर्फ इनको याद दिला रही हूँ कि आप अपना पक्ष भी देखिए। और एक और बात, यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि क्या, देखिए मैं वापस से उस मुद्दे पे नहीं आना चाहती कि हिंदू और ठेकेदार क्यों बन रहे, तो आप ठेकेदार कैसे बन गए हिंदुओं का, वो भी जवाब दीजिएगा। और सिर्फ मुझे इतनी बात का जवाब दे दीजिए कि जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं जुटी वहीं पर आपको मुद्दे दिखाई देते हैं क्या? बाकी के स्टेट में इनको मुद्दे नहीं दिखाई देते? सिर्फ इतनी सी बात का जवाब मांग रही हूँ कि ये बाकी सब चलिए इन बातों का भी आप जवाब दे दीजिएगा। बजरंग जी, अभी बजरंग जी को कुछ कहना भी आप कहिए भी बजरंग जी। और दूसरा मेरा एक सवाल भी है, किसी नेता को सैलजा ज्वाइन करा रही कांग्रेस में, हुड्डा साहब किसी को लेकर आ रहे हैं, जाहिर है टिकट की कमिटमेंट भी होती होगी कि आपको टिकट दिया जाएगा, कोई ना कोई भरोसा दिया जाता होगा, तो क्या आने वाले दिनों में ये पार्टी के लिए मुश्किल साबित नहीं होगा? क्योंकि गुटबाजी को लेकर तो पहले ही हाईकमान भी नसीहत दे रहा, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रही। ज्योति जी, सैकड़ों नेता लोग दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके, कर भी रहे। किसी के साथ भी टिकट की कोई बात नहीं है, सबको ये कहकर ज्वाइन करवाया जा रहा है भी सर्वे करेंगे, सर्वे के आधार पर जो भी आदमी का सर्वे में ठीक नाम आएगा, मेरिट के आधार पर टिकट मिलेगी। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, आजकल ने ओपन कर दिया,
फार्म भरवा रहे हैं, ऑनलाइन फार्म जमा करवा रहे हैं, उसके बाद सर्वे होगा, सर्वे के आधार पे टिकटें मिलनी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के अंदर सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर टिकटें बटी थी, कोई किसी प्रकार का, ये आपको दो तीन नहीं बताता हूं, किसी प्रकार का कोई कोटा नहीं है। ये नहीं है कि ये एरिया मेरा है, ये मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरा एरिया, मुझे टिकट दो, नहीं। जो जीतने वाला होगा उसी को ही टिकट मिलेगी, क्योंकि हमने मजबूती से हरियाणा में सरकार बना ली है, ये बात है। दूसरी बात, आज विकास की बात करूं, हरियाणा में थोड़ी सी बारिश, अभी तो पूरी बारिश आई नहीं, मानसून पूरा आया नहीं, थोड़ी सी बारिश के अंदर आज हरियाणा में जलमग्न हो चुका है। अब बरसाती नाले लगभग सारे बंद पड़े हैं, सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है। जो अच्छे अच्छे शहर है, जहाँ हिसार है, फतेहाबाद है, सरसा है, कैथल है, मैं कहता हूँ हर सेक्टरों में, जहाँ सेक्टर है, सेक्टरों में भी पानी भरा है। इन्होंने बरसाती नालों तक की, सीवरेज तक की सफाई तक नहीं करवाई। बात करते हैं विकास की, हमने विकास करा दिया। ये तो सिर्फ पोर्टल की सरकार है, किसान और आड़तियों के साथ पोर्टल खेलती है, ना तो इनका पोर्टल काम करता। आज आड़तियों के 350 करोड़ रुपए सिर्फ कमीशन जो उन्होंने गेहूं परचेज करवाई थी मार्च अप्रैल की, आज तक वो 350 करोड़ रुपए कमीशन के नहीं मिले हैं। और सबसे अजीबो गरीबो बात, जो पलेदार है, गरीब आदमी ताजा कमाता है और ताजा खाता है, पलेदार की मजदूरी भी सरकार ने अभी तक नहीं दी है। ये तो वो सरकार है कि हम कहते हैं हम तो भाई काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जहां तक कि मैं साफ तौर पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा। ये सिर्फ एक ही बात करते हैं, सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का। जब हरियाणा की बात आएगी, मैं सैनी साहब को सुन रहा था जोर जोर से, अरे किसने तारी कलम पकड़ी थी? आपका राज था, 9.5 साल से ज्यादा हो गया, एक काम आपने किया नहीं। ये झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, 100 गज के प्लाट हम देंगे, 755 आदमी को कागज दे दिए। हमने 3,82,000 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए। हमने 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दिया, 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से देने का काम किया। गरीबों के घरों के अंदर फ्री पाइप की लाइन टूटी, मैंने टंकी लगाने का काम किया। जो योजनाएं हमने गरीब के हक में लागू की थी, सारी योजना बंद कर दी। क्यों बंद करी भाई? जो हमने निशानदेही की थी, भाई 3 लाख गरीब परिवारों को और प्लाट देने हैं। पंचायत की जमीन होती है, पंचायत की जमीनों से जमीन लेकर हमने उसको प्लाट निशानदेही करनी होती है, वही प्लाट है, उनके आपने कागज दे दिए। अरे यह योजना कांग्रेस की बढ़िया, आप मान रहे हो? कब मान रहे हो? जब कब मान रहे हो? कब मान रहे हो? जब आप जाने वाले हो, जब आपकी सरकार जाने वाली है। मैं अब यही कहना चाहता हूँ, ये बोलने की आदत खराब है, घबराई हुई भाजपा है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ गोलीबारी जानती है आपको। आप झूठ और लूट जुमले की सरकार हो। कैसे आपने जनता को 10 साल लूटने का काम किया, आपने नु बताइए, आपने कितने बजरंग जी, आपकी ठीक है सर, आपकी बात आ गई है अभी आपको। 37 पेपर लीक घोटाले की सरकार आप हो, और आप कहते हो हमने जनता के काम किया। जी, मैं लास्ट कमेंट के लिए आती हूँ अभी आप प्रॉपर्टी। ठीक है बजरंग जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है, आपने सारे मुद्दे गिनवा चुके हैं, आप जो आपको गिनवाने थे। अभी आप आज आप कहते हो हम ठीक काम करेंगे, कोई नहीं सुनता आपकी। बजरंग जी रुकिए, अभी विवेक जी, दूसरी पार्टियां प्रयास कर रही हैं, दूसरे दलों के नेताओं को खुद से जोड़ा जाए, अपनी पार्टी में शामिल कराया जाए, लेकिन आप लोगों के सामने देखिए संकट क्या है। अपने विधायकों की सदस्यता रद्द कराने के लिए आप लोग स्पीकर को लिख रहे हैं, आज भी लिखा आप लोगों ने। फिर उसमें कुछ गलत लिखा क्या? नहीं गलत तो ये संकट तो है ही ना कि
विधायक ही कहीं ना कहीं बागी हैं, कहीं नंबर बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, दूसरे दलों के सिटिंग एमएलए को कोई ला रहा है, कोई सिटिंग एमपी को लेकर आया चुनाव से पहले, तो आप लोगों के सामने तो संकट ही है ना, खुद के विधायकों के खिलाफ आप लोगों को लड़ना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति आई है, तो क्या ये बहुत अच्छे हालात हैं? ज्योति, संकट ऐसा कोई नहीं है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस भी लिख के आती है, कांग्रेस भी उनके विधायक के बारे लिख के आती है। जो अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी छोड़ के, जो मैं क्या कह रहा हूँ, जो अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ लिखा जाएगा। आज जननायक जनता पार्टी ही थी जो उनको विधायक बनाने वाली थी, और अगर पार्टी लाइन से अलग वो चलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई भी जननायक जनता पार्टी करने का काम करेगी, कोई दूसरा तो नहीं करेगा। आज ज्योति, आपने कुछ कहा है या कोई और बोला? पोपली जी कह रही हैं देवेंद्र बबली को लेकर। नहीं, बबली जी ने बीजेपी का साथ दिया क्या? कांग्रेस का साथ दिया ना, साथ कह रहे हैं। नहीं, आपके मुख्यमंत्री तो ये कह रहे थे कि हम उनको नेता बनाएंगे जननायक जनता पार्टी का, और पार्टी को खत्म कर देंगे। अरे सुन लीजिए मैडम, आपके बारे में मैं नहीं बोला। अगर आपने 1 to 1 करनी है तो 1 to 1 कर लेते हैं। जो भी रिक्वेस्ट है बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा, 1 to 1 चलने दें। आज अगर वंदना पोपली जी बात कर रहे हैं, ये कहते हैं रेवाड़ी में हमने घोषणा की, ऐसे किया वैसे किया, तो मैडम मैं भी बताना चाहूंगा। मैंने पहले कहा था कि उदाहरण आपको चाहिए, मैं उदाहरण देने का काम करूंगा। 2018 में आपके उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अम्बाड़ा में आके कहा था कि मैं रेडी मार्केट देता हूं, और वो रेडी मार्केट नक्शे में तो आ गई। जब रेडी मार्केट की जगह देखी तो आपके यहाँ के विधायक जो आज के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, उनकी नजर आ गई कि ये तो बेशकीमती जमीन है, इसके ऊपर रेडी मार्केट का है, यहाँ तो अपनी मार्केट काटूंगा। वहां कहीं ना कहीं उस गरीब रेडी वालों को उठाने का काम वहां से किया गया, और आज तक रेडी मार्केट नहीं बनी। 2018 की घोषणा है आपके मुख्यमंत्री की, आप कहते हैं हमने कंप्लीट कर दी। तमाम ऐसी घोषणाएं आपके मुख्यमंत्री करते हैं और जो कंप्लीट नहीं होती। आपने कहा हमने क्या घोषणा की, सुनने का काम करें। आपके ये करेंगे जो थी पोपली जी देखिए, आपके टाइम में पोपली जी कोई नहीं बोला था। अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं आपको बार बार टोक रही हूँ। ज्योति, इन्होंने कहा कि आपने क्या घोषणा की। हमने जो घोषणा की मैडम, 10 विधायक होते हुए, आपके अलायंस पार्टनर, छोटे अलायंस पार्टनर होते हुए, हमने वो घोषणाएं पूरे करने का भी काम किया, और पूरी कोशिश की कि किस तरह पूरा किया जाए। अगर मैं 50% आरक्षण का महिलाओं के जिक्र करूं तो वो किसकी घोषणा थी और किसके घोषणा पत्र में थी, किसका विजन था, वो भी बताने का काम करें। अगर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहीं हो तो दिखाने का काम करें। अगर मैं 33% महिलाओं को राशन डिपो में जो आरक्षण देने का काम किया उसकी बात करूं, हमने घोषणा की, हमने पूरा करने का काम किया। डायरेक्ट पेमेंट किसानों के खाते में हमने डालने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी और प्रदेश में किया हो तो बताने का काम वंदना पोपली जी करे। 14 फसलों पे एमएसपी हमने देने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी, विवेक जी आप रुकिए, एक बार करें जल्दी। जो भी डायरेक्ट पेमेंट का मैंने जिक्र किया, अगर किसी प्रदेश में केवल हरियाणा में तो नहीं हो रहा है ना, वो तो पीएम कर रहे हैं ना डायरेक्ट अकाउंट्स में। बीजेपी आप लोगों को कैसे क्रेडिट देगी? सुन लीजिए, 14 फसलों पे अगर किसी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पेमेंट एमएसपी देने का काम किया हो तो बताएं। प्रधानमंत्री ने किसी प्रदेश में दी हो तो बताएं। आज हरियाणा में सरकार नहीं अकेली, हमारा ही विजन था। आगे सुनने का काम करें, सुनने का काम करें। हमारे घोषणा पत्र में ही नहीं ज्योति, ऐसे पोपली जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे आपकी ऑडियो डाउन अपने बारे में कहिएगा। हमारे घोषणा पत्र में ही था डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी अडॉप्ट करने का काम किया। हमारे घोषणा पत्र में ही था रविदास मंदिर, जिसका उद्घाटन सरकार गठबंधन टूटने के बाद आपके आज के मुख्यमंत्री करके आए। इनके घोषणा पत्र में कहीं नहीं था। आज रेवेन्यू रिकॉर्ड को अगर ऑनलाइन किसी ने किया तो वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। पूरे देश के अंदर पहला प्रदेश बनाने का काम किया। आज अगर हम लाल डोरा मुक्त करने की बात करें तो पूरे देश के अंदर, चलिए आप तो सरकार की सारी उपलब्धियों का आप कह रहे हैं, हमें सारा क्रेडिट दे दीजिए। लेकिन जब भी जेजेपी को लेकर बात होती है, जेजेपी के घोषणा पत्र को लेकर 5100 रुपए पेंशन,
नहीं हो पाई। 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण किन्हीं भी कारणों से नहीं मिल पाया, जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं इनेलो से सवाल कर रही हूँ, लास्ट कमेंट। समय नहीं विवेक जी, आपने अपनी बातें तो गिनवाई ना, आपने बातें गिनवा ली। आपने राशन डिपो से लेकर महिलाओं के आरक्षण तक, आपने फसलों के एमएसपी से लेकर डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने की राशि को लेकर आपने सारी बातें कह तो ली। अभी आप रुक जाइए, तो मैं ये नहीं कह रही आप लोगों ने नहीं किया, किन्हीं भी कारणों से। विपक्ष तो कहता रहा ना उस वक्त भी, अदालत में क्यों औंधे मुंह गिरा। आप कहते हैं कि रेड्डी साहब बोलिए। इनसे बीजेपी वालों से पूछ लो, पूरे देश में अगर हरियाणा से नहीं, मुझे आपकी ऑडियो डाउन करवानी होगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना। मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ विवेक जी, अभी समय नहीं आगे, समय नहीं आगे, मैं किसी और को दूंगा, समय नहीं अभी आगे। रेड्डी साहब बोलिए। जो आपने सवाल किया उसका जवाब दूंगा ही। हाँ ज्योति जी, एक तो बजरंग दास गर्ग जी ने बड़ा झूठ बोला यहाँ पर, मैं उनको दुरुस्त करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हम टिकटें सर्वे के आधार पर देते हैं, सर्वे करवाया जाएगा और जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को टिकट देने का काम करेंगे, जैसे हमने लोकसभा में दी। ये बजरंग दास गर्ग ने कहा। और उधर इन्हीं के नेता बार बार इस बात को दोहराते रहे कि सर्वे में हम नंबर 1 पर थे, हमारे 56 नंबर थे, दूसरे के 32 नंबर थे। कैप्टन अजय सिंह यादव हो चाहे श्रीमती चौधरी की माता श्रीमती चौधरी हो, उन्होंने बार बार इस बात को उठाया कि मैं सर्वे में नंबर 1 थी, हमारे को टिकट क्यों नहीं दी गई। तो ये झूठ बोलते हैं, यहाँ कोई सर्वे वर्वे नहीं चलता, एक व्यक्ति की चलती है, जिसको चाहते हैं उसी को टिकट दी जाती है। और दूसरी बात इन्होंने कहा, भाई देखा बड़े भाई, 2019 के टिकटों को लेकर हुड्डा साहब सवाल उठाते रहे हैं, 2024 को लेकर सैलजा से लेकर कैप्टन अजय यादव, किरण भी सवाल उठाती रही थी, तो आपकी पार्टी के नेता सवाल उठाते रहे। दूसरी बात इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती, हमने जो है प्लाट हमने आवंटित किए थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने केवल कागज देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों से, अगर आपने प्लाट दिए थे तो उनको कागज देने का काम क्यों नहीं किया गया था? जब कागज ही उनको नहीं मिले, रजिस्ट्री उनकी नहीं मिली, तो वो ऐसे कैसे प्लाट भाई, वो कौन से प्लाट हो गए? आपने कांग्रेस हमेशा अधूरे काम करने का काम किया और जनता को आपस में लड़वाने का काम किया। चाहे वो ओबीसी आरक्षण देने की बात की थी, उसको आधा अधूरा किया, प्लाटों का काम आपने आधा अधूरा किया, और गेस्ट टीचर का काम आपने आधा अधूरा किया, जिसके बाद लोगों में आंदोलन हुए और उनको अपनी जान को भी गंवाना पड़ा। ये आपकी कार्य प्रणाली रही। दूसरी बात ज्योति जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल सही बात है कि ये घोषणा पर घोषणा की जा रही है और ये घोषणा पूरी होने वाली नहीं है। आखिर चुनाव के बाद ही इनको घोषणा क्यों याद आई? लोकसभा में जब प्रदेश की जनता ने इनको नकारने का काम किया और स्वयं प्रधानमंत्री ने सर्टिफिकेट तो दे ही दिया था जब सरकार को बदलने का काम किया था, लेकिन जनता ने भी सर्टिफिकेट देने का काम किया कि अब आपकी सरकार नकारा सरकार हो चुकी है। और उसके बाद ही इनकी आंखें खुली, तुरता फुर्ती में इनको एक्शन लेने पड़ रहे हैं। चाहे वो सरपंचों की पावर बढ़ाने की बात, तो ठीक पूछा हमारे साथी ने ये प्रश्न कि भाई अगर जब 5 लाख पर लेकर के आए थे और आज 21 लाख पर लेकर के आए हो, तो आखिर तब गलत थे कि अब गलत हो? आप एक जगह तो आप गलत है ही। बेशक आपने 21 लाख बढ़ाने की बात कर दी हो, लेकिन सरपंचों की कमर पर जो लाठियों के घाव बने हुए हैं, वो घाव इन पैसों से भरने वाले नहीं है। उनका दर्द हमेशा होता रहेगा, जो कि विधानसभा चुनाव तक तो ठीक है। मैं आम आदमी पार्टी से लास्ट कमेंट ले रही हूँ। नवीन जी आप बोलिए। इसके अलावा साहब ठीक है सर, समय नहीं आगे, नवीन जी बोलिए। ये हाँ जी, ज्योति जी 2 सवाल पूछे थे, वंदना जी से मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। सरपंचों की बात करी तो इन्होंने वोल्वो का उदाहरण दिया, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है इसमें। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, 50,000 जो वैकेंसी आपने निकाली है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे आप पूरा करेंगे? जबकि आप पिछले पूरे हरियाणा के इतिहास में देखें कि कभी भी वैकेंसीज का कोई एक प्रोसेस होता है, वो पूरा कंप्लीट नहीं होता 3 महीने में। तीसरी बात, अब जब हम ऐसे मुहाने पर खड़े हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में आज बाढ़ की बड़ी गंभीर समस्या आने वाली, सबको पता है। ऐसे अवसर पर ट्रेनों की जो सफाई है वो नहीं करवाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ट्रेन आज भी उनके अंदर वो चौक हुई पड़ी है, बहुत सारी ट्रेन ऐसी चौक हुई पड़ी है। और इससे भी खराब बात, जो ये बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि हमने रोजगार का, इन्होंने जो पिछली बार बेलदार रखे हुए थे, मैं आपके माध्यम से ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ, वंदना पोपली जी, और पहुंचाइएगा ऊपर तक।
इन्होंने जो बेलदार रखे थे 12-12 हजार रुपए में, जो पंप हाउस चलाते थे, और वो पंप हाउस चला के जो बरसाती पानी खेतों में भरता था उसको निकालते थे। आज तक पिछले 1 साल में दोबारा उनके रिक्रूटमेंट का टाइम आ गया है। आज तक इन लोगों ने उन गरीब मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी। 3-3 महीने उन्होंने काम करा बेचारों ने। इन लोगों ने कुप्पत नहीं उनकी तनख्वाह नहीं दी और बोल नहीं सकते। और महकमा कहता है कि महकमे के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है। अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो ये कैसे भरेंगे? 50,000 की रिक्रूटमेंट कैसे पूरी करेंगे? कैसे देंगे तो दूसरे महकमों को ये बजट? सरासर ये लोग हरियाणा की जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, और हरियाणा की जनता आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। चलिए पोपली जी से लास्ट कमेंट। पोपली जी आप बोलिए। हालांकि समय अभी नहीं है चर्चा के लिए, लेकिन ये काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। पोपली जी ज्योति जी केवल 10 सेकंड पोपली जी दूसरों के बारे में भी बोलती रही। बोलिए पोपली जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, नवीन गौड़ जी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि पैसे नहीं दिए गए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो इसको चेक जरूर कराएंगे। वो बात अलग है कि आपकी जो स्टेज है वहाँ पर टीचर्स की सैलरी के लिए पैसे नहीं होते, तब आप ये प्रश्न नहीं उठाते। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी विवेक चौधरी जी को, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू, मतलब जो आपको पसंद आ रहा है वो तो हमने करवाना है, जो पसंद नहीं आया तो चलिए आइए बैठ के भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते। तो आपका दोगला चेहरा जो है वो देख चुके हैं, वो देख चुके हैं। मैं चाहूंगा जवाब दे दूं, यहाँ पर पानी भरने की वो बात बता दूं आपके जो सुन लीजिए। अब आप भी तो बोल रहे हैं पोपली जी के समय में। जी, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहूंगी। पानी भरने की बात कर रहे हैं, तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे, उनके घर के आगे पानी भरा रहता था, वो नहीं निकल पाए। पूरे हरियाणा की सिंचाई के वहां से हुआ करती थी। जब वहाँ पर सिंचाई मंत्री के घर से पानी नहीं निकल पाए, हमने तो पानी को जमा नहीं होने दिया। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए, और चर्चा हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।